हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मूवी बी विद यू के बारे में। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस मूवी के लास्ट में एक बहुत ही अच्छा वाला ट्विस्ट आने वाला है, जो कि आपको शॉक करने के साथ साथ आपको एक तरह की सेटिस्फेक्शन भी देगा। सो मूवी की शुरुआत होती है एक छोटे बच्चे जीहू से, जो कि अभी एक कहानी पढ़ रहा था, जहां उस कहानी में बताया जाता है कि पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में क्लाउडलैंड नाम की एक जगह है, जहां पर मरे हुए लोग तब तक रहते हैं जब तक उनके रिश्तेदार उन्हें याद रखते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने कोको मूवी में देखा ही था। फिर वहीं इसी बीच हम एक पेंगुइन मॉम को देखते हैं, जो कि क्लाउडलैंड से अपने पेंगुइन बेबी को देखकर काफी ज्यादा रो रही होती है। बरसात के वेदर में जब बारिश की ट्रेन वहाँ पृथ्वी पर आती है, तब वो पेंगुइन मॉम भी वहाँ पर उस ट्रेन से अपनी बेबी से मिलने के लिए आती है और दोनों पूरे रेनी सीजन को साथ में एंजॉय करते हैं, जहाँ पर वो साथ में मछलियाँ पकड़ते हैं, खेलते हैं। लेकिन रेनी सीजन के खत्म होते ही क्लाउडलैंड की एक एंजल पेंगुइन मॉम को उसी बारिश वाली ट्रेन से वापस ले जाती है, ताकि वो अगले साल वापस रेनी सीजन में अपने बच्चे के पास में आ सके। फिर ये सब कुछ पढ़ के जिया काफी खुश हो रहा था, क्योंकि उसकी मॉम भी गुजर चुकी थी, यानी कि वो उनकी दुनिया में अब नहीं थी। जहाँ इस कहानी ने उस छोटे से मासूम बच्चे को एक उम्मीद भी दी थी कि एक साल बाद रेनी सीजन में उसकी मॉम वहाँ पर उससे मिलने के लिए आएंगी। फिर वहीं दूसरी तरफ उसकी मॉम, जिनका नाम सू है, वहाँ हम उनके फ्यूनरल पे जीहू के पिता वो जिनको देखते हैं, जो कि सू के जाने से बहुत ही ज्यादा दुखी हो रहे थे। फिर वहीं कुछ लोगों की बातें को सुनकर जीहू ये समझ लेता है कि उसके जन्म के बाद से ही उसकी मॉम बीमार हो गई थी और वो उनके जाने की वजह है। धीरे धीरे एक साल बीत जाता है और एक रात में हम जीहू को उसकी मॉम के कपड़ों के साथ में कबर्ड के अंदर सोता हुआ देखते हैं। वही वो जिन भी एक स्कूल के स्विमिंग डिपार्टमेंट में काम करता था, जिसके लिए उसे रात में स्कूल जाकर स्विमिंग पूल की साफ सफाई करनी पड़ती थी। फिर वो घर आकर ब्रेकफास्ट बनाने के बाद जीहू को कबर्ड से उठाकर ब्रेकफास्ट करने के लिए भेजता है, जिसका साफ मतलब था दोस्तों कि जीहू अक्सर ही अपनी मॉम की याद में उनके कपड़ों के साथ में ही उस कबर्ड में सो जाया करता था। फिर बाहर आने पर जीहू को टीवी पर चल रही न्यूज से ये पता चलता है कि एक वीक के अंदर ही रेनी सीजन स्टार्ट हो जाएगा। ये सुनकर तो जीहू की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। और फिर जहाँ वो एक्साइटमेंट में ये सारी बातें अपने पिता यानी कि वो जिन को भी बता देता है, जहाँ वो कहता है कि रेनी सीजन स्टार्ट होते ही उसकी मॉम उनसे मिलने के लिए वहाँ पर आएंगी। यहाँ पर अपने छोटे से क्यूट से बेटे को खुश देखकर वो जिन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाता है। घर में बिखरे हुए सामानों को देखकर हम ये समझ पाते हैं कि वो जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहे थे। फिर हमारा क्यूटी यानी कि जीहू स्कूल के लिए अपने फादर के साथ में निकल जाता है। जीहू को स्कूल छोड़ने के बाद वो जिन अपने काम पर चला जाता है। फिर स्कूल खत्म होने पर हम जीहू को एक बेकरी शॉप में देखते हैं, जिसका ओनर होंग जीहू के फादर का बहुत ही अच्छा दोस्त था, वो उनका बेस्ट फ्रेंड था। जहां उन दोनों की बातों से हमें ये पता चलता है कि वो जिनको कोई बीमारी है, जिस वजह से वो शारीरिक मेहनत वाला काम नहीं कर सकता है। लेकिन जीहू के स्कूल में एक रेस कंपटीशन होने वाला था, जिसमें बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ में भागना था, जहाँ पर होंग जीहू को ये बोलकर खुश कर देता है कि रेस में वो उसके साथ भाग लेगा उसके फादर की जगह। फिर जैसे ही नेक्स्ट डे में रेस स्टार्ट होती है, जीहू को अपने दोस्त से पता चलता है कि रेस में सिर्फ उनके पेरेंट्स ही हिस्सा ले सकते हैं। ये सुनकर तो जीहू बहुत ही ज्यादा उदास हो रहा था। लेकिन फिर एंट्री होती है उसके फादर की यानी कि वुजिन की, जो कि रेस में भागने लग जाता है। वुजिन सबसे आगे भाग रहा था, वो बस फिनिशिंग लाइन क्रॉस करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही वो बेचारा बेहोश हो जाता है। फिर शाम के टाइम में घर वापस आते टाइम दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि रात में बारिश बस आने ही वाली थी। घर आकर वुजिन वहाँ पर कुछ वीडियो क्लिप्स को देखता है, जिसमें जीहू और सू दोनों साथ में खेल रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जीहू देखता है कि बारिश हो रही थी, तो जीहू वुनजी यानी अपने डैड को उठाकर रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़ता है, क्योंकि उसे यहाँ पर पूरा भरोसा था कि आज उसकी मॉम उससे मिलने के लिए जरूर आएगी। फिर जीहू रेलवे ट्रैक पर अपनी मॉम को आवाज लगाने लग जाता है। स्टेशन पे वो जाता है, जहाँ वो अपने पिता के साथ में काफी देर तक बैठ के अपनी मॉम के वापस आने का इंतजार भी कर रहा था। बहुत देर हो चुकी थी। फिर जब इंतजार करने के बाद भी सुन के पास नहीं आती है, तो वो जिन जीहू को गोद में उठाकर वापस घर ले जाने लग जाता है। लेकिन तभी रास्ते में उन्हें एक टनल के अंदर वहाँ पर एक लड़की बेहोश मिलती है,
जीहू भागता हुआ तुरंत उस लड़की की ओर जाता है और मॉम मॉम कह के चिल्लाने लग जाता है। जैसे ही वो लड़की अपने फेस से अपने बालों को हटाती है तो उसको देखकर तो भाई 440 वोल्ट का झटका वो जिन को लग जाता है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी वाइफ सू ही थी, यानी कि जीहू की मॉम थी। फिर जहाँ अपनी मॉम को अपने पास में देखकर जीहू की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। तो दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि जो लड़की अभी उन्हें मिली है वो सच में सू है कि या फिर उसी की तरह दिखती है, क्योंकि सू को तो मरे हुए 1 साल हो गया था, या फिर जीहू की वो क्लाउडलैंड वाली बात सच हो रही है, जिसका साफ मतलब यही हो सकता है कि शायद सू क्लाउडलैंड से अपने परिवार से मिलने के लिए आई है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस कहानी में एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट है जो कि आपको बस थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। घर आने पर सू के सामने जीहू भी क्लाउडलैंड की बात करने लग जाता है, लेकिन वो जिन जीहू को साइड में लाकर समझाता है कि उन्हें क्लाउडलैंड की बात उसकी मॉम के सामने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सच जाने के बाद सू के दिमाग पर उसका गहरा असर भी पड़ सकता है। बेचारा मासूम सा बच्चा यानी कि जीहू भी इस बात को समझ जाता है और दोनों सू के सामने आकर एक कहानी बनाने लग जाते हैं, जहां वो कहते हैं कि क्लाउडलैंड नाम के हॉस्पिटल में सू काफी टाइम से एडमिट थी और जब वो टनल में खेल रहे थे तब एक पत्थर से चोट लगने के कारण सू वहीं पर बेहोश हो गई थी और उसकी याददाश्त जा चुकी है। यही कारण है कि वो दोनों सू को याद नहीं है। फिर जहाँ सू भी उनकी बातें मान लेती है और सू के कहने पर दोनों बाप बेटे पूरे घर की सफाई करने लग जाते हैं। रात के टाइम जब जीहू सू के साथ में सोया हुआ था तो वो जिन सू के पास जाकर उसे टच करके देखता है, क्योंकि उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वो तो सोच रहा था कि शायद ये सू की आत्मा है या फिर ये सच में सू है, लेकिन फिर टच करने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि वो रियल है। नेक्स्ट डे जब वो जिन जीहू को स्कूल छोड़कर काम पर जाता है तो जीहू स्कूल बंक मारकर घर वापस आ जाता है और वो अपनी मॉम को बताता है कि आज उसकी टीचर नहीं आई है। कितना शैतान बच्चा है। जीहू अपनी मॉम के साथ में ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहता था और इसलिए वो बंक मारकर घर वापस आ गया था और वो पूरा दिन जीहू अपनी मॉम के साथ में ही तरह तरह के गेम खेलने लग जाता है। वो जिन जब शाम को घर वापस आता है तो वो देखता है कि जीहू अपनी मॉम के साथ में बॉक्सिंग खेल रहा होता है, जिसमें उसे एक चोट भी लग गई होती है। और फिर भी जीहू को इतना ज्यादा खुश पहले कभी भी नहीं देखा था 1 साल में। फिर रात के टाइम में सब लोग डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन जीहू को राइस केक खाना था और सू को याद नहीं होता है कि राइस केक आखिरकार बनता कैसे है। फिर वो कुछ बनाने लग जाती है और तेल के छींटे जब उसके कपड़ों पर पड़ने ही वाले थे, लेकिन तभी वो जिन आकर सू को हक कर लेता है, जिससे कि उसके पीठ जल जाती है। फिर उसके बाद सू वो जिन के जले हुए पीठ पर मरहम लगाने लग जाती है और वो उससे लव स्टोरी को बताने के लिए कहती है, जो कि उनकी खुद की लव स्टोरी थी। फिर कहानी पास में जाती है और हम देखते हैं कि वो जिन और सू बचपन से ही क्लासमेट थे, जहाँ सू अपने क्लास की टॉप स्टूडेंट थी और वहीं वो जिन काफी अच्छा स्विमर हुआ करता था। स्विमिंग प्रैक्टिस की वजह से वो सू से ज्यादा नहीं मिल पाता था और वो जिन सू को बहुत ही ज्यादा पसंद भी करता था। तो वो जिन का बेस्ट फ्रेंड यानी कि होंग, जो कि उसके साथ में बचपन से ही है, वो जिन को सू से बात करने के लिए भेजता था। फिर एक दिन लकीली डांस प्रैक्टिस में सू और वो जिन को एक दूसरे का पार्टनर बना दिया जाता है, लेकिन गलती से वो जिन सून को डांस प्रैक्टिस में घायल कर देता है, जिस वजह से उन दोनों में कभी बात नहीं हुई उसके बाद से। लेकिन स्कूल के लास्ट डे में सू वो जिन के पास में आकर उसकी नोटबुक में ऐसा मेमोरी के तौर पर उसके लिए कुछ लिखती है, जहाँ इसी दौरान वो जिन का पेन सू के पास में ही रह जाता है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद सू हायर स्टडी के लिए दूसरे शहर में चली जाती है और वहीं जो विन भी गर्मी और ठंडी की छुट्टियों में सू को कॉल करने के लिए सोचता है, लेकिन 2 साल होने के बाद भी वो हिम्मत नहीं जुटा पाता है। लेकिन फिर एक रात में जब होंग जबरदस्ती सू के पास कॉल करके दोनों की बात करवा देता है, तो फिर दोनों नेक्स्ट डे मिलने का प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मिलकर सू वो जिन को उसका पेन लौटा देती है, जो कि उसने 2 साल पहले उससे लिया हुआ था। देख रहे हो दोस्तों, 2 साल से उस पेन को सू ने संभाल कर ही रखा हुआ था। फिर वही हम प्रेजेंट में देखते हैं कि वो पेन अभी भी वो जिन के पास में ही है। ये छोटी छोटी चीजें हमारे लिए बचकानी हो सकती हैं, लेकिन दोस्तों जब आप इनकी गहराई में उतरेंगे तभी आप समझ पाएंगे व्हाट दे फील फॉर ईच अदर। वेल, तो दोनों साथ में लंच करती हैं और पूरा दिन साथ में बिताते हैं। फिर रात में सू बस पकड़कर घर आ जाती है, तो दोनों एक दूसरे को लेटर्स लिखने के लिए भी बोलते हैं। सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पर होंग पेंगुइन के कॉस्ट्यूम में जीहू से ये बोलते हुए मिलने के लिए आता है कि उसकी मॉम क्लाउडलैंड से वापस आ गई है।
लेकिन जब उसे अपने सामने सच में सू दिखाई देती है तो वो बेचारा डर कर वहाँ से गिरते पड़ते हुए भाग जाता है। दैट सीन वॉज टू फनी, क्योंकि दोस्तों हमको तो यही लग रहा था कि उसने शायद सू का भूत देख लिया है। वापस से कहानी पास में जाती है जहाँ वो दोनों ओपन थिएटर में दूर से फिल्म देख रहे थे और वहीं उन्होंने एक दूसरे के साथ में अपनी फर्स्ट किस शेयर की थी। ये सब कुछ जानकर तो सू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर प्रेजेंट में वो तीनों एक साथ बहुत सारी मस्ती कर रहे होते हैं और एक रोज जब वो जिन सू और जियो को अपनी पीठ पर उठाकर घर लेकर आता है तो वो बेचारा तो बेहोश ही हो जाता है। जहाँ दोस्तों सू के साथ हमें भी ये पता चलता है कि वो जिन जब नेशनल के लिए स्विमिंग ट्रायल देने वाला था कि तभी उसे मेडिकल में ये पता चला था कि उसके दिमाग में कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से वो अगर कोई शारीरिक मेहनत वाला काम करता है या फिर बहुत ज्यादा सोचता है यानी कि ओवर थिंकिंग करता है तो वो बेहोश हो जाएगा और इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। जहाँ इस बीमारी का पता लगने के बाद में वो जिन सू के साथ में ब्रेकअप कर लेता है, लेकिन 1 साल तक बात ना करने के बाद भी वो जिन सू को भूल नहीं पा रहा था तो वो उससे मिलने के लिए शहर में आ जाता है, जहाँ उसे सू किसी और के साथ में कार में जाते हुए दिखती है। वो जिन समझ जाता है कि सू अपनी लाइफ में किसी और के साथ में शायद आगे बढ़ गई है और इसलिए वो वापस से फिर अपने शहर में लौट आता है। लेकिन कुछ महीने बाद सू खुद ब खुद वो जिन को कॉल करके उससे मिलने के लिए जाती है और मिलते ही दोनों वहीं पर एक दूसरे से लिपट जाते हैं, जिसके बाद सू ने अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर फिर अपनी ग्रेजुएशन छोड़ दी थी और वो जिनसे शादी भी कर ली थी। शादी के 1 ही साल बाद में जियो भी उनकी लाइफ में वापस आ गया था और फिर तीनों एक हैप्पी फैमिली वाली लाइफ जी ही रहे थे। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और सुबह में दिखाया जाता है कि वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें न्यूज से पता चलता है कि 2 वीक में ही रेनी सीजन भी खत्म हो जाएगा। जियो ये न्यूज ना सुनली इसलिए फटाफट से जाकर वो जिन जल्दी से टीवी को बंद कर देता है। फिर जैसे ही वो दोनों जाते हैं हम सू को एक डायरी पढ़ते हुए देखते हैं। जब वो जिन घर आता है तो वो देखता है कि सू जियो को बहुत ही इजी ब्रेकफास्ट बनाना सिखा रही थी। नेक्स्ट डे वो जियो को फिर कपड़े धोना भी सिखाती है, साथ ही वो उसे वैक्यूम क्लीनर से सफाई करना, शैम्पू करना और भी बहुत सारे घर के काम उसे सिखा देती है। फिर रात में सू जियो के बचपन के वीडियोस को देखकर रो रही थी, लेकिन ऐसा व्यूअर हमें ये लगता है कि सू को पता चल गया है कि वो क्लाउड लैंड से ही आई है। नेक्स्ट मॉर्निंग में जब हम वो जिन और होंग को वहाँ पर उस टनल के पास देखते हैं जहाँ पर उन्हें सू मिली थी और वो दोनों ही उस टनल को कवर करने लग जाते हैं, क्योंकि वो ऐसा सोच रहे थे कि शायद अगर टनल बंद हो जाएगा तो सू वापस नहीं जाएगी, वो उनके साथ में यहीं रहेगी। लेकिन तभी उसी दिन काम के दरमियान वो जिन को उसकी पड़ोसी की कॉल आती है, जहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि जियो यानी कि उसका बेटा रोज उनके कार पर सोप यानी कि साबुन लगा देता है। लेकिन वहाँ पर जियो नहीं बताता है कि वो आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा था। फिर जैसे ही वो घर आ रहा होता है तो वो ये बताते हुए रोने लग जाता है कि उसका दोस्त उसे बोलता था कि जब भी उसकी कार धुल जाती है तो उस दिन बारिश जरूर होती है और इसलिए जियो उसकी कार में सोप लगाता था ताकि रोज बारिश हो, जिससे कि उसकी मॉम को यहाँ से जाना ही ना पड़े वापस। सू बेकरी शॉप में जाकर होंग से हेल्प मांगती है। तो दोस्तों अब सू ने होंग से क्या हेल्प मांगी है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। रात के टाइम में सब लोग जियो का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फिर नेक्स्ट डे स्कूल के फंक्शन में भी सभी बच्चे बताते हैं कि उन्हें बड़ा होकर क्या क्या बनना है, जहाँ पर कोई कहता है कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। लेकिन जैसे ही जियो का नंबर आता है उसकी मॉम ने उसे जो कुछ भी सिखाया था वो उन्हें बताने लग जाता है। वो कहता है कि वो घर के सारे काम करेगा और अपने फादर का हमेशा ख्याल रखेगा, वो टाइम से रेडी होकर स्कूल आएगा और अच्छा ब्रेकफास्ट भी बनाएगा, साथ ही वो अच्छे से शैम्पू करके भी नहाएगा। जियो की सारी बातें सुनकर सारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और ताली बजाने लग जाते हैं, क्योंकि इतना छोटा बच्चा इतनी अच्छी बातें जो कर रहा था उनके सामने। सो अब रेनी सीजन खत्म हो गया था और जब जियो को उसकी मॉम घर पर नहीं मिलती है तो वो भागता हुआ टनल के पास में जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो जिन ने एक आदमी को स्विमिंग पूल में डूबने से बचाते हुए वो वहीं पर बेहोश हो गया था। जब उसे हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं तो वो जिन बाहर निकली हुई धूप को देखकर एम्बुलेंस से निकलकर टनल की ओर भागने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ सू और जिन्हू दोनों काफी ज्यादा रो रहे थे। जिहू उन्हें जाने से मना कर रहा था और उनसे कहता है कि उनकी मौत सिर्फ उसी की वजह से हुई है,
क्योंकि जैसे ही जीहू ने जन्म लिया था तब से ही सू की हेल्थ काफी ज्यादा खराब होने लग गई थी। लेकिन सू उसे समझाती है कि उसके साथ बिताया हुआ हर एक दिन 100 साल के बराबर है और वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। साथ ही वो कहती है कि वो उससे एक दिन भी अलग रहकर नहीं रह सकती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश है कि जीहू उनका बेटा है। जीहू ये सब कुछ सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। सू के जाने से पहले किसी न किसी तरह से वो जिन भी वहाँ पर पहुँच जाता है उस टनल के पास में। फिर सू के जाने के बाद में दोनों अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आते हैं और अब वो अच्छे से सू के बताए हुए तरीके से ही रह रहे थे। रात के टाइम पर घर आने पर जोविन को एक नोट और एक की मिलती है। नोट को पढ़कर वो जिन स्टोर रूम में आता है जहाँ पर उसे वही डायरी मिलती है गाइस जिसे कुछ टाइम पहले सू पढ़ रही थी। और फाइनली यहाँ पे मूवी का ट्विस्ट रिवील होता है और हमें बहुत सारी चीजें जानने को मिलती हैं, जहाँ पर उस बुक को पढ़कर वो जिनको पता चलता है कि सू भी उसे स्कूल से ही बहुत पसंद करती थी और स्कूल खत्म होने के बाद भी वो 2 साल से हिम्मत जुटाकर उसे कॉल करना चाहती थी। लेकिन जिस दिन वो उसे कॉल करने ही वाली थी कि तभी उस दिन वो जिन का कॉल भी सू को आ गया था और उसने उसे मिलने के लिए बुलाया था और उस डेट के बाद वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए थे। लेकिन जब सू को एक दिन अचानक से वो जिन का लेटर मिलता है कि वो उसके साथ में ब्रेकअप कर रहा है तो वो बहुत ज्यादा रोई थी। फिर ब्रेकअप के 1 साल बाद भी सू वुन जिन को भूल नहीं पाई थी और जिस दिन वो जिन उससे मिलने के लिए आया था वो कॉलेज के एक दोस्त के साथ में नोट्स को प्रिंट करवाने के लिए जा रही थी क्योंकि जल्द ही एग्जाम शुरू होने वाले थे। जहाँ पर कार के अंदर से ही सू ने वुनजे को देख लिया था और वो वहाँ से उतरकर उससे मिलने जा रही थी कि उसका वहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है और उसे हॉस्पिटलाइज करवा दिया जाता है। लेकिन जब सू को होश आता है तो वो खुद को एक टनल में जीहू और वुजिन के साथ में पाती है, जिसका मतलब ये था दोस्तों कि सू 8 साल फ्यूचर में पहुँच गई थी और उसे कुछ भी याद नहीं होता है। लेकिन जीहू और वुनजे की बातों से और उनकी हरकतों से सू को फिर से दोबारा से उन दोनों से प्यार हो जाता है। फिर जहाँ डायरी पढ़ने के बाद उसे सब कुछ क्लियर हो गया था कि वो पास से फ्यूचर में आ गई है, क्योंकि जब वो टनल से वापस आती है तो उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है और उसे डॉक्टर से पता चलता है कि वो 6 वीक से कोमा में ही थी। होश में आने के बाद जहाँ पहले तो सू को ये लग रहा था कि शायद वो कोई सपना देख रही थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसे आखिरकार यकीन हो ही जाता है कि वो फ्यूचर से पास्ट में आई है। तो अब सू के पास 2 ही ऑप्शन थे। फर्स्ट था कि वो जोहिन से शादी कर ले और जीहू की माँ बने, जिसमें उसकी मृत्यु 8 साल बाद ही हो जाएगी, यानी कि वो सिर्फ 8 साल तक ही अपनी फैमिली के साथ में अच्छे से रहकर एंजॉय कर सकती है। सेकंड ऑप्शन ये था कि वो जिन से शादी ना करे और अपनी पूरी जिंदगी आराम से जिए। लेकिन फिर सू वो जिन और जीहू के साथ जीने का फैसला करती है, यानी कि वो अपनी फैमिली को चुनती है, क्योंकि वो अपने बेटे और अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर इन 8 सालों में बहुत ही अच्छे से और खुशी से जीना चाहती थी, क्योंकि जो प्यार उसे इन 8 सालों में मिल रहा था वो शायद उसे उन 100 सालों में भी नहीं मिल पाता, जो कि एक सच्चा प्यार था। तो फिर 100 साल जीने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो सू ने सही फैसला किया था, क्योंकि मुझे लगता है कि जिंदगी भले ही छोटी जियो लेकिन खुशी से जियो, क्योंकि मौत तो एक न एक दिन आनी ही है। तो प्रेजेंट में ये सब कुछ जानकर वो जिन बहुत ही ज्यादा इमोशनल था और वक्त 12 साल बाद बीत जाता है, जहाँ अब जीहू भी 20 साल का हो गया था और सुंग ने होंग से जीहू के हर बर्थडे पर केक के साथ वहाँ उसे ग्रीटिंग कार्ड देने के लिए भी बोला था। यही वो हेल्प थी दोस्तों जो कि सू ने होंग से मांगी थी उस टाइम पर। फिर जहाँ आज भी अपनी मॉम के कार्ड को रख कर जीहू फिर अपनी डेट पर चला जाता है। तो ये कहानी शुरू में हमें स्वीट और इमोशनल लगती है, लेकिन एंड में जो टाइम ट्रेवल वाला कॉन्सेप्ट यूज किया गया है मैं उससे बहुत ही ज्यादा हैरान थी, क्योंकि लिटरली दोस्तों मैंने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था कि टाइम ट्रेवल जैसा भी कोई ट्विस्ट भी हो सकता है। तो क्या आपने कुछ ऐसा गेस किया था? तो अगर आपका जवाब हाँ में है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट मूवी आप कौन सी देखना चाहते हैं या फिर नेक्स्ट सीरीज आपको कौन सी देखनी है मेरे चैनल पे मेरी आवाज में, ये भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो बहुत खुश रहिए, ध्यान रखिए और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।